देखो, तो अगर हमें एवरेज एटॉमिक मास निकालना होगा तो एवरेज एटॉमिक मास इस केस में कैसे निकालना है? एवरेज एटॉमिक मास, इसके लिए फॉर्मूला याद रखना है। ऐसे तुम लोग को पता होना चाहिए, ये 9th के केमिस्ट्री में पढ़ना है, फिर से 12th के फिजिक्स में। A1P1 प्लस A2P2 अपॉन P1 प्लस P2, ठीक है। A1 इज द एटॉमिक मास और उसका परसेंटेज कितना है, ठीक। A2P2 एटॉमिक मास क्लोरीन 737 वाला लेंगे तो उसका परसेंटेज कितना है और नीचे टोटल परसेंटेज आ जाएगा। तो P1 प्लस P2 तो ऑलवेज 100 ही होगा, ऊपर P1 और P2 कितना होगा और A1 A2 देखो। तो यहाँ पे क्लोरीन जिसका एटॉमिक मास 35 है उसको अगर हम पुट करेंगे तो P1 उसी का एटॉमिक परसेंटेज होना चाहिए, मतलब जिसका एटॉमिक मास वो एटमॉस्फेयर में कितने परसेंट में एग्जिस्ट कर रहा है वो लिखना होगा। इसी तरीके से A2 और P2 और नीचे टोटल परसेंटेज होगा। तो समझो यहाँ से ये रेशियो गिवन होता है क्वेश्चन में, ये रेशियो है क्या? तो इस तरीके से समझ लो, अगर 4 क्लोरीन एटम है तो 3 क्लोरीन एटम 35 का होगा और 1 क्लोरीन एटम होगा 37 का। तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं? P1 निकलेगा 3/3 + 1 इंटू 100, कितना आ जाएगा ये? 3/4 इंटू 100 कर लो, 75% आएगा। और P2 निकलेगा 1/3 + 1 से इंटू 100 करोगे तो आ जाएगा ये 25% आ जाएगा, ठीक है। ये P1 और P2 निकालना आना चाहिए रेशियो से, जिसका हम रेशियो निकालते हैं यहाँ पे 3:1 है तो 3/3 + 1 हो जाएगा, दैट इज 3/4 इंटू 100 करेंगे तो 75% हो जाएगा। उसी तरीके से अगर हम P2 का बात करें तो P2 कैसे निकलेगा? तो 1/3 + 1 इंटू 100 करेंगे तो 1/4 इंटू 100 दैट विल बी 25%। तो एक 75% है और दूसरा 25% है। इसको आओ यहाँ पे पुट करते हैं और देखो क्या है। तुम लोग इसके नीचे लिखना एवरेज क्या आएगा, एवरेज एटॉमिक मास देखो क्या है। A1 P1, A1 कितना है 75% और मतलब P1 है 75 और A1 का वैल्यू कितना है 35, तो 35 इंटू 75 प्लस 37 इंटू 25 अपॉन में 75 प्लस 25, ये 100 हो जाएगा। इनको सॉल्व करके देख लेना 35.5 आ जाएगा, ठीक है। इसलिए क्लोरीन का जो एटॉमिक मास होता है वो 35.5 बोलते हैं, क्योंकि जो पाया जाता है वो 35 और 37 पाया जाता है, तो उससे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला याद रखना है। अगर मान लो किसी एटम के 3 आइसोटॉप्स होंगे तो वी कैन यूज A1P1 प्लस A2P2 प्लस A3P3 अपॉन P1 प्लस P2 प्लस P3 एंड सो ऐसे जितने होंगे उतने का निकाल सकते हैं। लेकिन नॉर्मली क्लोरीन और एक बोरोन है उसका पूछा जाता है, तो क्लोरीन का मैं बता दिया हूं। ये डेटा तुम लोग याद रखना, 3:1 और परसेंटेज के टर्म में 75% और 25%। ये हो सकता है केमिस्ट्री में भी तुम्हें पूछा जा सकता है, फिजिक्स में भी पूछा जा सकता है, तो ये याद रखना। अब देखो एक इसका रिवर्स क्वेश्चन कराता हूं, पहले नोट कर लो इसको। जैसे यहां पे रेशियो दिया गया था 3:1 या परसेंटेज 75 और 25, तो हम लोग एवरेज एटॉमिक मास निकालेंगे, ठीक है। अगर मान लो एवरेज एटॉमिक मास दिया रहे और परसेंटेज निकालने को पूछे तो किस तरीके से सॉल्व करना है देखो। इसके लिए क्वेश्चन लिखा रहा हूं, देखो। क्वेश्चन लिखो, द नेचुरल बोरोन बोरोन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? इज कंपोज्ड ऑफ 2 आइसोटॉप्स, 2 आइसोटॉप्स से मिलके, मतलब कि नेचुरल बोरोन जैसे क्लोरीन का 2 आइसोटॉप्स होता है
35 और 37। उसी तरीके से बोरोन का भी 2 होता है, ठीक है। The two isotopes have mass 10 AMU, ये अप्रोक्सीमेट में करके बता रहा हूं, एंड 11 AMU, ऐसे कुछ भी आ सकते हैं, 10 AMU एंड 11 AMU। फाइंड P1 and P2 if एवरेज एटॉमिक मास, इसमें पूरा लिखो, 1 मिनट रुक जाओ, 10 AMU के जगह लिख लो 10.003 AMU और 11.009 AMU, ठीक है। इफ द एवरेज एटॉमिक मास इज 10.81 AMU, ठीक है। अब देखो यहां पे बोला है कि नेचुरल बोरोन जो है वो 2 आइसोटोप से मिलके बना हुआ है। द 2 आइसोटोप्स हैव मास दिस एंड दिस, फाइंड P1 P2 इफ एवरेज एटॉमिक मास इज 10.81। तो टोटल जो होगा देखो वो ऑलवेज 100 होगा, ठीक है। तो अगर मैं P1 को x मान लेता हूं तो P2 कितना होगा, 100 माइनस x। इस चीज को याद रखना, क्योंकि दो ही आइसोटोप्स है। अगर मान लो एक 25% है तो दूसरा 75% होगा, एक 30% है तो दूसरा कितना होगा, 70%, एक 20 है तो दूसरा 80, ठीक है। टोटल 100 होना चाहिए। तो इसी कंसेप्ट को अगर हम यूज करते हैं तो वी कैन राइट एवरेज एटॉमिक मास। अब देखो ध्यान से, यहां पे क्या लिखेंगे, एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला, एवरेज एटॉमिक मास is equals to A1 P1 plus A2 P2 अपॉन P1 plus P2। ये होता है एवरेज एटॉमिक मास कितना है, 10.81 is equals to A1 10.003 P1 को x माना है हमने, प्लस A2 11.009 into 100 minus x अपॉन P1 plus P2 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। x प्लस 100 माइनस x करोगे तो 100 ही हो जाएगा, लिख लो ये, ठीक है। इनको सॉल्व करना है तो देखो कितना होगा, 10.81, x से x कट गया, 100 का मल्टीप्लाई इधर कर दो, यहां से डेसिमल हटा दो, ये हट जाएगा। यहां पे 10.003x प्लस इनको मल्टीप्लाई करके लिखना होगा 11.009 है, तो 11 इसको सॉल्व करके x का वैल्यू हम निकाल सकते हैं, और x का जो वैल्यू आएगा नीचे दिख रहा है, x का जो वैल्यू आएगा दैट विल बी 19.78। तो P1 आ गया, अगर P1 आ गया है तो P2 कैसे निकलेगा, 100 माइनस 19.78 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 80.22। ये क्वेश्चन को ध्यान रखना कैसे सॉल्व किया जा रहा है। अगर दो ही आइसोटॉप्स है तब तो इजी हो गया, एक x होगा तो दूसरा 100 माइनस x होगा, मतलब उसका अवेलेबिलिटी बोला जाता है यहाँ पे, कितना एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। तो उससे रिलेटेड ये दोनों क्वेश्चन है जो अच्छे से याद रखना है। इसको नोट कर लो। हो गया, नोट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक लिखो, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स।
discovery of neutrons. Discovery of neutrons. 2 मिनट वेट करो तुम। देखो, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स में बहुत ज्यादा चीज जानने का जरूरत नहीं है, बस एक चीज याद रखना। एक तो एनसीईआरटी में दिया हुआ है इसलिए हम पढ़ रहे हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कहीं ना कहीं हम लोग पढ़ के आ चुके हैं, क्लास 9 के केमिस्ट्री में बताया जाता है। यहाँ पे बस उसका नाम याद रखना है साइंटिस्ट का। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन किसने किए थे? जेम्स कैडविक, ये याद रखना, ठीक है। ये तीनों जो रदरफोर्ड है, जे थॉमसन है और जेम्स कैडविक है। जे थॉमसन होते हैं इलेक्ट्रॉन के डिस्कवरी किए हैं, रदरफोर्ड प्रोटॉन का किए हैं और जेम्स कैडविक न्यूट्रॉन का किया, ठीक है। ये तीनों आपस में जे थॉमसन के स्टूडेंट थे रदरफोर्ड के स्टूडेंट थे जेम्स कैडविक। ऐसा ही शायद कोई रिलेशन है, मतलब तीनों आपस में एक दूसरे के ही शिष्य थे। अब कौन पहले किया था ये उतना याद नहीं मुझे, बस ये ध्यान रखना है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन किसने करा था? जेम्स कैडविक ने करा था 1932 में, ठीक है। 1932 में किया था जेम्स कैडविक ने, और इसके लिए इनको नोबेल प्राइज 1935 में मिला, ठीक है। तो पहला चीज तो ये याद रखना कि जेम्स कैडविक ने किया था। दूसरा पॉइंट याद रखना है कि कैसे किया गया था, तो यहां पे ध्यान रखना है, एक पोलोनियम करके वो आता है, पोलोनियम, ये याद रखना है। पोलोनियम कहने का मतलब होता है एक एटम है जो रेडियो एक्टिव, ठीक है। पोलोनियम एक एटम है जो रेडियो एक्टिव है, एलिमेंट बोल लो, मतलब कि इसका पूरा सीट है यहाँ पे रेडियो एक्टिव। अब रेडियो एक्टिव थोड़ा बहुत तुम लोग समझ रहे होगे, केमिस्ट्री में पढ़े होगे, केमिकल काइनेटिक्स, वहां पे रेडियो एक्टिव मतलब होता है जिनमें से अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल या फिर गामा पार्टिकल्स रिलीज होते हैं। गामा पार्टिकल्स नहीं होता है, गामा रेडिएशन होता है। बेसिकली अल्फा रेडिएशन, बीटा रेडिएशन और गामा रेडिएशन होता है। अल्फा रेडिएशन तुम लोग को बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। अल्फा रेडिएशन मतलब अल्फा पार्टिकल्स का निकलना। अल्फा पार्टिकल होता क्या था? तो अल्फा पार्टिकल बेसिकली हीलियम में से दोनों इलेक्ट्रॉन को निकाल दो तो He2+, दिस इज नोन एज अल्फा पार्टिकल। अब अल्फा पार्टिकल में एग्जैक्टली अगर देखोगे तो क्या, तो अल्फा पार्टिकल में 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। 2 न्यूट्रॉन के चार्ज 0, नो चार्ज, इसलिए तो ये अल्फा पार्टिकल्स इसमें से निकले थे। जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं उनमें से अल्फा पार्टिकल्स निकल सकते हैं। पहला चीज तो हम कंफ्यूज नहीं हो कि पोलोनियम में से हीलियम कैसे निकल रहा है, तो हीलियम नहीं निकलता है, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन एक साथ निकलेंगे तो दैट इज नोन एज अल्फा पार्टिकल। इसके सिमिलर में होता है हीलियम। हीलियम में से दोनों इलेक्ट्रॉन को निकाल दो तो भी अल्फा कहलाएगा, या किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में से अगर 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन साथ में निकलेगा तो दैट इज नोन एज अल्फा पार्टिकल। ये चीज को हम ध्यान रख सकते हैं। तो कभी भी कंफ्यूज नहीं हो कि भाई पोलोनियम का एटम एलिमेंट था और उसमें से हीलियम कैसे निकल गया, ऐसा नहीं है। हाँ, बाद में ऐसा हम समझ सकते हैं कि ऐसा हो रहा होगा। अभी के लिए हम समझेंगे कि डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन कैसे हुआ था। तो जेम्स कैडविक ने पोलोनियम रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिया। इस रेडियो एक्टिव एलिमेंट में से अल्फा पार्टिकल्स निकल रहे थे, ठीक है। इस रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में से अल्फा पार्टिकल्स निकल रहे थे और वो बेरिलियम
के सरफेस पे जाके इंसिडेंट हो रहे थे। बस हमें क्या याद रखना है, पोलोनियम एलिमेंट में से अल्फा पार्टिकल निकल रहे थे और वो किस पे जाके टकरा रहे थे, बेरिलियम एलिमेंट पे। ठीक है, जब ऐसा हुआ था तो यहां से न्यूट्रॉन ऐसा कुछ निकला था। ठीक है, न्यूट्रॉन होता क्या है, तो देखो पहला चीज तो ध्यान रखना है कि इस पे जब ये इंसिडेंट होता है तब यहां से जो पार्टिकल्स निकल रहे थे उनके बारे में कोई आइडिया नहीं था। तो क्या किया गया कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को लाया गया। तो तुम लोग को याद होगा चैप्टर 4 में मैं एक जगह पढ़ाया था कि न्यूट्रॉन ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में विदाउट एनी डिफ्लेक्शन मूव कर सकते हैं। न्यूट्रॉन पे कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा। डिफ्लेक्शन कहने का मतलब अगर सीधा जा रहा है तो सीधा जाएगा, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड रहे नहीं रहे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड अगर हम यहाँ पे रख लें तो अगर इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन होता तब तो वो अपना पाथ चेंज कर दिया होता, बट यहाँ पे जो पार्टिकल्स इससे निकल रहे थे वो कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा था। तब यहाँ पे समझ में आया कि ना ही ये इलेक्ट्रॉन है ना ही ये प्रोटॉन है। ये है क्या, तो ये न्यूट्रॉन है जिसका मास प्रोटॉन के मास के इक्विवेलेंट होता है और ये भी न्यूक्लियस में ही होता है। ये भी कहां पे होता है, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। तो इस चीज को ध्यान रखना है कि जिस पार्टिकल जिसको हम लोग बाद में न्यूट्रॉन बोलते थे, यहां से जो पार्टिकल एमिट हो रहे हैं, दिस पार्टिकल इज मूव्ड अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। मतलब एक डब्बा मान लो, यहाँ पे एक प्लेस है जहां पे ये पार्टिकल्स जा रहे थे और उस प्लेस में मौजूद था इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। अब वहां पे अगर कोई पार्टिकल विदाउट एनी डिफ्लेक्शन मूव हो रहा है, मतलब वो ऐसा पार्टिकल है जो चार्जलेस होगा। ठीक है, अगर चार्जलेस होगा मतलब वो कौन है, न्यूट्रॉन है। तो न्यूट्रॉन का डिस्कवरी कुछ इस प्रकार से था। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड था, बट दिस पार्टिकल मूव अनडिफ्लेक्टेड। अनडिफ्लेक्टेड कहने का मतलब बिना किसी डिफ्लेक्शन के मूव होने लगा, मतलब उस पे कोई चार्ज नहीं होगा। जिनको याद होगा अच्छे से वो याद करें ये वाला फॉर्मूला Q × D × B। एक चार्ज पार्टिकल के पास जब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दिया जाता है तो डिफ्लेक्शन आता है। अब बताओ यहाँ पे वेलोसिटी भी प्रेजेंट है, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रेजेंट है, फिर भी फोर्स जीरो हो रहा है, मतलब चार्ज जीरो होगा वहां पे, क्योंकि एंगल वगैरह कोई ऐसा चीज नहीं है जो जीरो है। तो ये चीज को ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पूछा जाता है। न्यूट्रॉन वगैरह का डिस्कवरी बहुत पहले पूछा जाता है, अब नहीं पूछा जाता है। तो ये फिगर बना लो अच्छे से, इसमें किसी को कोई दिक्कत है तो पूछो। देखो रिएक्शन याद रखना है, द रिएक्शन कैन बी रिटन एज, देखो ये कौन है, अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल मतलब हीलियम में से इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया गया होगा, तो अल्फा पार्टिकल को 2He4 से ही लिखते हैं इक्वेशन में, प्लस बेरिलियम एटम पे टकरा रहा है। ठीक है, अब बेरिलियम एटम का तुम्हें याद होगा एटॉमिक नंबर 4 होता है और एटॉमिक मास 9 होता है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम 4 और यहाँ पे 9 आता है। अब ये जब टकराएगा तो एक न्यूट्रॉन दे देगा। न्यूट्रॉन क्या होता है, जिसपे नो चार्ज, जिसका एटॉमिक मास 1 प्रोटॉन के इक्विवेलेंट होता है, प्लस 6C12। ठीक है, ये रिएक्शन याद रखना, ऐसा कुछ समझो। यहाँ पे 2He4, this is alpha particle which is bombarded on beryllium atom. पोलोनियम एटम था या पोलोनियम एलिमेंट था जिससे अल्फा पार्टिकल निकल रहे थे। अब ये अल्फा पार्टिकल बेरिलियम पे टकरा, जब बेरिलियम पे टकराएगा तो क्या होगा, यहां से टकराने के बाद ये फिर कुछ अलग फॉर्म में निकलेगा, और वो अलग फॉर्म में निकल रहा था कार्बन और न्यूट्रॉन। ठीक है, अब देखो इस रिएक्शन का खास बात, ऐसे तुम लोग को समझ में आता होगा ये वाला पार्ट। नीचे देखो 2 + 4 कितना हुआ, 6, 0 + 6 कितना हुआ, 6 हुआ। ऊपर आ जाओ 4 + 9 कितना हुआ, 13, एंड हियर आल्सो 12 + 1 13। तो रिएक्शन में एटॉमिक मास विल बी सेम ऑन बोथ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट साइड।
ये सबको पता है। तो यहाँ से देखो 9 + 4 13 और यहाँ से 12 और 1 मिलके कितना हो गया 13 हो गया। लेकिन इस चीज को याद रखना कि एटॉम हम क्या कर सकते हैं ना कि इलेक्ट्रॉन का भी नंबर चेंज नहीं कर सकते, प्रोटॉन का भी नहीं कर सकते और न्यूट्रॉन का भी नहीं कर सकते हैं। तो उस चीज को जस्टिफाई यहां किया जाता है 2 और 4 यहाँ पे 0 और 6 एडिशन करो सेम होगा 6 और इधर भी 2 + 4 कितना होता है 6। तो दिस रिएक्शन को याद रखना, दिस इज डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, दिस रिएक्शन डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, ये याद रखना, ठीक है। इसके बाद नोट करके लिखो, नोट में लिखो पहला पॉइंट लिखेंगे न्यूट्रॉन के बारे में, ऐसे हेडिंग डाल दो न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन इज एन एलिमेंट्री, न्यूट्रॉन इज एन एलिमेंट्री पार्टिकल। अभिषेक बताना हाइड्रोजन में कितने न्यूट्रॉन होते हैं? अभिषेक तुम मीटिंग में हो? कोई और बताओ अरे बताओ हाइड्रोजन में कितने न्यूट्रॉन होते हैं? कोई और बताओ, जिसको पता है वो बताओ। अरे तुम लोग क्यों जिंदा हो? 0 होता है, ठीक है। 1H1 लिखते हैं तो 1H1 में से 1 - 1 कितना होता है 0। एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक प्रोटॉन होते हैं। ये तो 9th क्लास का बच्चा बता देगा जिसको थोड़ा बहुत एलिमेंट के बारे में नॉलेज होगा। कहाँ कितना डिमोशन, कितना डिमोशन चाहिए बताओ। चलो उल्टा देखो, ABCD से चलो वहां तक पहुंच गया। चलो कोई नहीं। न्यूट्रॉन इज एन एलिमेंट्री पार्टिकल प्रेजेंट इन न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई का स्पेलिंग सही से लिखना, न्यूक्लियाई ऑफ ऑल एलिमेंट्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन। बिना हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें न्यूट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। इसलिए अभी मैं पूछा था कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक होता है हाइड्रोजन में, न्यूट्रॉन 0 होता है। बाकी जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट हैं उन सब में न्यूट्रॉन होगा, ठीक है। पहला पॉइंट तो याद रखना है, एलिमेंट्री पार्टिकल्स होता है। वहां पे हम लोग बोलते हैं एटम्स के 3 फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं जो सब डिवाइडेड होते हैं एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में। हालांकि अब ऐसा है कि उसके भी फर्दर डिवीजन होते हैं, लेकिन हम लोग जो फिजिक्स पढ़ते हैं उसमें उनका कोई रोल नहीं है। जो डिवीजन होता है इलेक्ट्रॉन का क्वार्क्स में होता है, ठीक है। E जो है टूट जाता है E/3 और 2E/3, ठीक है। लेकिन ये बहुत स्टेबल नहीं होते हैं और इनका पढ़ाई हम लोग को करना भी नहीं, तो ये चीज को ध्यान रखना है बस। तो पहला पॉइंट समझ में आ गया, न्यूट्रॉन इज एन एलिमेंट्री पार्टिकल प्रेजेंट इन न्यूक्लियाई ऑफ ऑल एलिमेंट एक्सेप्ट हाइड्रोजन। दूसरा पॉइंट क्या है देखो, इट हैज नो चार्ज, इसके पास कोई चार्ज नहीं होता है। इट हैज नो चार्ज एंड मास is slightly more than hydrogen, is slightly more than hydrogen, इसको ध्यान रखेंगे, more than hydrogen। इसको ध्यान में रखेंगे, slightly more than hydrogen। अगर हम केजी में बात करेंगे तो दोनों इक्वल 1.67 के बाद जो डेसिमल डिजिट होते हैं वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो हम मास ऑफ न्यूट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन को ऑलमोस्ट इक्वल मान के चलते हैं। बट अगर AME में लिखेंगे तो फिर दिक्कत आएगा, उसके लिए मैं लिखवा दूंगा। AME में याद रखना है और बहुत ज्यादा दिक्कत भी इसके लिए नहीं लेना है। तुम्हारा जो CBSE का पेपर होता है उसमें पहले पेज पे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सबका मास केजी और AMU दोनों में लिखा होता है अब तक जो पेपर आए हैं उनमें, तो बहुत ज्यादा वो नहीं है इसको याद करने का। बट हम ध्यान में रखेंगे कि क्या क्या होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब जो नेक्स्ट है
हम लोग बात करने वाले हैं न्यूक्लियर फोर्स का, न्यूक्लियर फोर्स का। ठीक है, ये न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है इसको समझना है। और एक बात बताओ सभी लोग कि जैसे मान लो कोई एटम है, इसमें प्रेजेंट होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। बहुत सारे प्रोटॉन भी होते हैं और न्यूट्रॉन भी होते हैं, और साथ में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होता है। तुम लोग को मैं केमिस्ट्री में पढ़ाया था, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, केमिस्ट्री में नहीं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करते हैं और जो सेम नेचर के चार्ज होते हैं वो रिपेल करते हैं। ठीक है, ऐसा बताया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का बात करें, दो पॉजिटिव चार्ज या दो नेगेटिव चार्ज आपस में क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, और अपोजिट नेचर के चार्ज क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो ऐसा क्या होता है कि ये जो एटम है इसमें ये इलेक्ट्रॉन इसके पास नहीं आ पाता है, और दूसरा इनके अंदर जो प्रोटॉन है वो रिपल्सन करके बाहर चले जाते हैं। वो फिर अंदर क्यों? हमें पता है ना न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होता है और इलेक्ट्रॉन इसके ऑर्बिट के बाहर होते हैं। तो ऐसा क्यों नहीं होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो अट्रैक्ट कर जाए इस प्रोटॉन के साथ और आ जाए साथ में बैठ जाए। दूसरा कि इसके अंदर प्रोटॉन और प्रोटॉन बहुत सारे होंगे, जैसे सोडियम में 11 प्रोटॉन है, हीलियम में 2 प्रोटॉन है, तो वो दोनों प्रोटॉन आपस में रिपेल करके दूर क्यों नहीं चले जाते जो यहीं पे रहते हैं। तो इस चीज को एक्सप्लेन करने, ऐसा होता नहीं है, अब ये एक्सेप्शन भी नहीं है, ये देखा गया है ऐसा होता है। ठीक है, प्रोटॉन रहता है ना वहां पे और इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में जाता है। तो इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए न्यूक्लियर फोर्स के बारे में पढ़ा गया। ठीक है, न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियर मतलब क्या हुआ, न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर जब वेरी स्मॉल डिस्टेंस होता है, वेरी शॉर्ट रेंज फोर्स होता है, बट इस धरती पे जो भी फोर्स एग्जिस्ट करता है उसमें सबसे मजबूत, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स यही है, न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, इसका कंपैरिजन देखोगे तो ग्रेविटेशन फोर्स वगैरह से 38 10 रेज़ टू द पावर 38 टाइम्स ज्यादा है। सिर्फ 38 नहीं, 10 रेज़ टू द पावर 38 टाइम्स ज्यादा है। ठीक है, कौन से फोर्स से? ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण से। ठीक है, तो ये चीज को ध्यान रखें। न्यूक्लियर फोर्स के बारे में बहुत ज्यादा पूछा नहीं जाता है, बट हम क्या क्या याद रख सकते हैं वो देखो। पहला पॉइंट लिखेंगे न्यूक्लियर फोर्स में, इट इज वेरी शॉर्ट रेंज फोर्स। शॉर्ट रेंज कहने का मतलब क्या हुआ कि जब इनके दो चार्ज पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस बहुत स्मॉल होगा तभी ये फोर्स एक्टिव होता है। थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ा दोगे एक्टिव नहीं रहेगी। ठीक है, ऐसा होता तो फिर यूनिवर्स के सारे पॉजिटिव चीज अट्रैक्ट हो गए रहते, तो ऐसा नहीं होता है। जब थोड़ा सा वेरी स्मॉल डिस्टेंस होता है दो चार्ज पार्टिकल के बीच में, वो वेरी स्मॉल डिस्टेंस न्यूक्लियस के साइज के कंपैरिजन में होता है, 10 रेज़ टू द पावर -15 के आसपास में होता है, तब ये फोर्स अराइज होता है। ठीक है, जो दो प्रोटॉन को न्यूक्लियस के अंदर रोक के रखता है। ठीक है, और उस फोर्स का नाम क्या है? न्यूक्लियर फोर्स। तो इट इज वेरी शॉर्ट रेंज फोर्स, ये पॉइंट लिख लेना। उसके बाद इसमें लिखो न्यूक्लियर फोर्स में इट इज अ, सेकेंड पॉइंट है, इट इज अ स्ट्रॉन्ग, ये बस कहानी इलेक्ट्रोस्टैटिक तक ही वैलिड है। इट इज अ स्ट्रॉन्ग attractive force, it is a strong attractive force that binds proton and neutron, protons and neutrons inside the nucleus of an atom। इसको याद कर लेना अच्छे से, किसी भी एटम के न्यूक्लियस के अंदर जो स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है वो होता है। ठीक है, इसको ध्यान रखना। तो न्यूक्लियर फोर्स के बारे में चाहो तो एनसीईआरटी से पढ़ सकते हो, या जिनके पास एसएलआर हो रहा है वो इस टॉपिक को रीडिंग कर सकते हैं अच्छे से, वहां पे बहुत सारा बात बताया जाता है। लेकिन ये सारा चीज तुम लोगों को कहीं ना कहीं केमिस्ट्री में पहले से एक्सप्लेन किया गया, तो इसमें जरूरी नहीं है कि तुम यहाँ पे ये सारा चीज को डिटेल में पढ़ो। हाँ,
एक्सप्लेनेशन है, बस हम इस चीज को ध्यान रख सकते हैं कि क्यों प्रोटॉन अपने न्यूक्लियस के अंदर में बाइंडेड होता है। बाइंडेड मतलब भागता नहीं है, अंदर में जकड़ा होता है। ठीक है, तो वो किसके कारण से होता है? ड्यू टू न्यूक्लियर फोर्स। और ये चीज याद रखना 10⁻38। ठीक है, 10⁻38 ध्यान रखना। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है न्यूक्लियर फोर्स वाला। जो नेक्स्ट टॉपिक है इसमें वो लिखो मास डिफेक्ट। ये जो मास डिफेक्ट है इससे बहुत न्यूमेरिकल आता है। राइट, और नेक्स्ट टॉपिक मास डिफेक्ट। हम पढ़ाई कर रहे हैं चैप्टर न्यूक्लियस और उसमें हम बात कर रहे हैं मास डिफेक्ट का। तो डिफेक्ट वर्ड का मतलब क्या होता है? कहीं ना कहीं देयर विल बी डिफरेंस ओरिजिनल और जो हम कैलकुलेट करते आए हैं उनमें कुछ न कुछ डिफेक्ट होगा। डिफेक्टिव मतलब क्या होता है? जो खराब है वो। उसी तरीके से यहाँ पे मास का डिफरेंस आता है। बेसिकली एरर है ये। ठीक है, दो कंपेयर कर रहे हैं, उनमें जो एरर है उसका बात करने वाले हैं। तो मास डिफेक्ट याद रखना है। उसके बाद ये जो मास डिफेक्ट कैलकुलेट होके आएगा उसके इक्विवेलेंट में हम लोग एनर्जी भी निकालते हैं। कैसे? एनर्जी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? E = mc²। तो जो मास डिफेक्ट हम लोग कैलकुलेट किए हैं, अगर मान लो वो डेल्टा m से लिखा जाता है, मास डिफेक्ट को डेल्टा m से लिखा जाता है। डेल्टा मतलब चेंज होता है, तो डेल्टा m के कोरस्पॉन्डिंग में जो एनर्जी निकलता है उसको मास डिफेक्ट एनर्जी बोलते हैं। जो निकलता कैसे है? E = डेल्टा m × c²। ठीक है, E = mc² होता है, तो डेल्टा m के कोरस्पॉन्डिंग में जो एनर्जी होगा दैट विल बी डेल्टा m × c²। ठीक है, तो मास डिफेक्ट में लिखेंगे the difference between the difference between the rest mass of a nucleus between the rest mass of a nucleus the difference between the rest mass of a nucleus and the sum of rest masses of its constituent nucleons is called mass defect, is called mass defect. is called mass defect. अब इसको ध्यान से समझो पहले। जैसे तुम लोग क्लास 9th या क्लास 11th के केमिस्ट्री में, या तुम लोग जब पीरियोडिक टेबल देखते हो, तो जब पीरियोडिक टेबल देखोगे, मान लो हीलियम है तो ऐसा करके कुछ लिखा हुआ होगा 4.0008 ऐसा करके कुछ लिखा होता है, मतलब एग्जैक्ट 4 नहीं होता है, वहां पे डेसिमल के बाद 3-4 डिजिट लिखा रहता है। ठीक है, तो ये होता है उस हीलियम एटम का एक्चुअल मास। लेकिन हम लोग जो निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं? उसमें देखते हैं कितने प्रोटॉन है और कितने न्यूट्रॉन है, दोनों को ऐड कर देते हैं, हम लोग मास बोल देते हैं। जैसे हीलियम का 4 बोलते हैं, तो हीलियम का 4 कैसे होता है? 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, तो टोटल मास कितना हो गया? 4। तो ये जो दोनों के बीच का डिफरेंस है दैट इज नोन एज मास डिफेक्ट। कौन कौन सा? इस हीलियम एटम का जो एक्चुअल मास होगा जो पीरियोडिक टेबल में लिखा होता है। तुम लोग को कहां से याद रहेगा? तो तुम लोग को क्वेश्चन आएगा तो उस एटम का एक्चुअल मास गिवन होगा। ठीक है, और हमें क्या करना है कि हम जो ये निकालते हैं किनका किनका, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कोरस्पॉन्डिंग में जो मास निकालते हैं वो मास और ये मास जो क्वेश्चन में दिया रहेगा उनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, दैट विल बी मास डिफेक्ट। देखो पढ़ो यहाँ पे, द डिफरेंस बिटवीन द रेस्ट मास ऑफ अ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का जो रेस्ट मास है, और दूसरा सम ऑफ रेस्ट मासेस ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट न्यूक्लियॉन्स। कॉन्स्टिट्यूएंट न्यूक्लियॉन्स कहने का मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो नंबर है उसके कोरस्पॉन्डिंग में जो मास निकल रहा है वो, और जो एक्चुअल मास है वो, उन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, यू विल गेट मास डिफेक्ट।
समझ में आ रहा है? तो इसको लिखते कैसे हैं देखो, मास डिफेक्ट को कैसे लिखते हैं, कैलकुलेट अगर करना होगा डेल्टा एम, तो डेल्टा एम कैसे लिखेंगे देखो, डेल्टा एम लिखा जाता है जेड इंटू मास ऑफ प्रोटोन प्लस ए माइनस जेड। अब पहले समझ लो ए माइनस जेड होता क्या है, एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को घटाओगे तो क्या आता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, और ये क्या है, जेड इज एटॉमिक नंबर। तो पहले तो समझो यहाँ पे ये क्या लिखा है, जेड इज द एटॉमिक नंबर विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटोन। तो जितने प्रोटॉन है उसको मास ऑफ प्रोटॉन से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस जितने न्यूट्रॉन है उसको मास ऑफ न्यूट्रॉन से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये क्या आ गया, टोटल मास ऑफ न्यूक्लियस। इसमें से क्या घटा देना है, पहले तो इसको ब्रैकेट में रख लेना, माइनस कर लेना मास ऑफ एटम, ठीक है। ये चीज को ध्यान रखना, समझो फॉर्मूला समझ लो पहले, डेल्टा एम मास डिफेक्ट का क्या करना है, जेड, एक तो फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए, जेड इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस ए माइनस जेड मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस एम करेंगे, एम इज व्हाट, मास ऑफ द गिवन एटम, जो हमें क्वेश्चन में मिल जाएगा। हमें ध्यान रखना है कि उस एटम का एटॉमिक नंबर कितना है, एटॉमिक नंबर को मास ऑफ प्रोटॉन से मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल मास ऑफ प्रोटॉन निकल जाएगा, ए माइनस जेड करोगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पता चल जाएगा, और उसको मास ऑफ न्यूट्रॉन से मल्टीप्लाई कर दोगे तो टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन पता चल जाएगा। अब बताओ किसी एटम के मास को अगर हमें निकालना है तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास को ऐड करते थे, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के टोटल मास को निकालने के लिए प्रोटॉन के मास से प्रोटॉन के नंबर को मल्टीप्लाई कर दो, न्यूट्रॉन के मास से न्यूट्रॉन के नंबर को मल्टीप्लाई कर दो, और उसमें से क्या घटा दो, ये जो एक्चुअल मास उसका पीरियोडिक टेबल वाला होता है उसको घटा दो, यहां से आ जाएगा मास डिफेक्ट। ठीक है, समझ में आया फॉर्मूला? तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको याद रखना है, नोट में लिखेंगे, जो हर एक क्वेश्चन में लिखा होता है वैसे तो, बट फिर भी लिखेंगे, मास ऑफ प्रोटॉन इन एएमयू इज 1.007825। अब ध्यान रखना है कि ये चीज तुम्हें क्वेश्चन में मिलेगा वहां पे, लेकिन अगर तुम यहाँ पे 1.0 ले लिए तो वहां पे कहानी खत्म, पूरे लेना है, डेसिमल जितना दिया गया है इतने डेसिमल में ही लेना होगा तभी आंसर आएगा, क्योंकि जो डेल्टा एम होता है वो ऐसा कुछ आएगा 0.0000 और फिर कुछ होगा, तो इसके लिए सारे डेसिमल को लेना बहुत जरूरी है। तो मास ऑफ प्रोटॉन इतना एएमयू होता है, इसी तरीके से मास ऑफ न्यूट्रॉन जिसका तुम्हें जरूरत पड़ेगा, देखो यहां और यहां मास ऑफ न्यूट्रॉन होता है 1.008665 एएमयू, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। ये बात समझ में आया सभी कोई को? इसको नोट कर लो, इससे आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। बाय बाय।